नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि संविधान क्या होता है और संविधान के विकास के बारे में कौन कौन से क्रम आए और ब्रिटिश शासन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में आप देख रहे थे। आज जो आप देख रहे होंगे वो भारतीय संविधान विकास का द्वितीय वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है और जो 1858 के भारत शासन अधिनियम से स्टार्ट होगा। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी प्रावधान दिए गए या प्रावधानों के अनुसार भारत पर शासन किया गया, यह 1857 की क्रांति के बाद विफल हो गया। अर्थात ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपना सत्ता या अपना शासन बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया और जितने भी यहाँ की नियंत्रण व्यवस्था थी वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश शासन सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले ली जाती है। उसी क्रम में ब्रिटिश शासन ने जो भारत पर अपना नियंत्रण करना स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण करने के पश्चात, उसको हम लोग 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति, जिसे हम स्वाधीनता की क्रांति या 1857 के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इस क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने जो भारत पर नियंत्रण किया वह किस प्रावधानों या किस अधिनियमों के द्वारा किया है, यह आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे। 1858 भारत शासन का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत जो पॉइंट है उसमें पहला सा पॉइंट यही है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट से लगाकर 1853 के चार्टर एक्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव रहा और इसका प्रभाव 1857 के बाद समाप्त कर दिया जाता है और 1858 में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। और क्राउन का सीधा शासन, क्राउन का अर्थ होता है ताज, और यहां पर क्राउन का मतलब है ब्रिटिश सरकार से। अब जो भारत पर शासन था वह किसके नियंत्रण में चला गया? वह डायरेक्ट ही ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। अगला कार्य क्या किया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर की जगह पर भारत का सचिव का पद क्या है? स्थगित किया गया। कहने का मतलब है इससे पहले आप जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर एक 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रखा गया था। तो इन तीनों के स्थान पर क्या कर दिया गया? भारत के सचिव का पद लाया गया। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलर चल रहे थे, ईस्ट इंडिया की समाप्ति के बाद इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत सचिव का पद बना दिया गया। अगला काम, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब बताया गया कि ये भारत का जो सचिव होगा, जो ब्रिटेन में बैठकर कार्य करेगा, भारत के नियंत्रण पर कार्य करेगा और भारत के नियंत्रण पर शासन करने के लिए जो भी कार्य प्रावधान करेगा, उसके लिए सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। यह भारतीय परिषद भारत पर नियंत्रण के संबंधित कानून बनाने का प्रयास करेगी। अगला देखें, सचिव के ऑफिस का व्यय भारत के होम चार्ज के रूप में। कहने का मतलब है जो सचिव के ऑफिस, मतलब सचिव और सचिव के ये 15 सदस्य जो भी कार्य करेंगे, बताया यही गया था कि भारत के लिए यह कार्य करेंगे, इसीलिए इनका जो व्यय होगा वो भारत सरकार, मतलब भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यही इसी का नाम जो था या होम चार्जेस के रूप में बताया गया कि यह जो व्यय होगा या होम चार्जेस के रूप में भारत सरकार, मतलब भारत राजस्व से दिया जाएगा। जो 1858 भारत शासन अधिनियम था, उस समय वायस राय जो प्रथम बनाए गए वो लॉर्ड कैनिंग। आप इससे पहले देख रहे थे कि भारत में सबसे पहले गवर्नर हुए,
गवर्नर की जब बात क्या आया, आपका गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल हुए। और उसके बाद आप जानते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसके बाद आप देखते हैं वायसराय, वायसराय। हालांकि आप कहना चाहते हैं कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में देखें तो गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरलों का पद रहा, उसी प्रकार जिस प्रकार आप देख रहे हैं 1858 में भारत शासन अधिनियम में वायसराय का पद आ जाता है। इन्हीं पदों को आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो प्रथम वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग जो थे प्रथम वायसराय के लिए नियुक्त हुए। आप इसमें से 1858 के भारत शासन अधिनियम में 2-3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला, कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंट्रोलर की जगह भारत का सचिव एक स्थापित किया गया और इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी बताई गई या भारतीय परिषद का गठन किया गया। सचिव के ऑफिस का जो व्यय होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, होम चार्जेस के नाम से जानेंगे। तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद देखते हैं अगला, 3 सालों के बाद, इसके बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। इसे भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्या किया गया, आप जैसे प्रकार देखते थे, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। पुनः इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले भी आप देखते थे कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक विधिक सदस्य का क्या किया गया था, प्रावधान बताया गया था। एक विधिक सदस्य का प्रावधान बताया गया था। इसी प्रकार 1853 में इसी चार्टर्ड एक्ट के द्वारा विधिक सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। कहने का मतलब है, जो पहले एक विधिक सदस्य हुआ करता था, एक विधिक सदस्य हुआ करता था, अब क्या होने लगे, 2 विधिक सदस्य होने लगे। और जो सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, बाद में घटकर 3 हुई और उसके बाद फिर से 4 हुई थी, तो अब क्या हो गई, अब 5 हो गई। कहने का मतलब अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। पहले आप जानते हैं 4 सदस्यों की संख्या थी और उसके बाद एक कम पड़ गया था 1773 में, 7 थी। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तब 3 बची, उसके बाद फिर से कितनी हो गई, 4 हो गई और इस समय फिर कितनी हो गई, 5 हो गई। इस वायसराय को भी मिला लिया जाएगा तो 6 सदस्य हो जाएंगे। विधि सभा नहीं, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा की स्थापना की गई। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे 1861 के अधिनियम के तहत विधानसभा की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार, 6 से 10 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था। आप जानते हो वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 10 सदस्यों को नियुक्त कर सकता था या उसको एक अधिकार प्राप्त था। और एक अधिकार और प्राप्त था, कौन सा था, अध्यादेश। वायसराय को कुछ कठिन परिस्थितियों में अध्यादेश लाने का भी अधिकार प्राप्त था। आप जानते हैं जिस प्रकार से अपने यहाँ वर्तमान समय में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, जब दोनों सत्र नहीं चल रहे होते तो राष्ट्रपति क्या होता है, अध्यादेश लाने का प्रयास करता है और लाता है। उसी प्रकार से वायसराय को भी कुछ कठिन परिस्थितियों में अध्यादेश लाने का अधिकार था। और लॉर्ड कैनिंग ने, द्विभाषी नहीं भैया, ये विभागी है, विभागी प्रणाली की शुरुआत की। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है कि विभागी प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो भी आप टिक करेंगे 1861 अधिनियम के द्वारा विभागी प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट हैं, जैसे आप एक देख सकते हैं, विधि सदस्य, दूसरा विधि सदस्य कब नियुक्त किया गया, तो आप कहेंगे 1861 में। विधानसभा की स्थापना कब की गई, तो 1861 में। वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 10 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वायसराय की कुछ कठिन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान कहां से लिया गया, 1861 में लिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की थी, तब भी 1800। तो ये प्रमुख पॉइंट हैं जो कुछ याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद जो अधिनियम था,
केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितनी कर दी गई, 16 निश्चित की गई। कहा गया जो केंद्रीय विधानसभा होगी इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए और अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 होगी। अभी आप इससे पहले आगे देखेंगे 16 से भी बढ़ाकर 60 तक ले जाई जाती है। तो यह परिवर्तन विधानसभा में सदस्यों का होता रहा था। तो कहा गया केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितनी रहनी चाहिए, 16 रहनी चाहिए। निर्वाचन पद्धति, यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन उठता है आपका कि निर्वाचन पद्धति का जो प्रारंभ था, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ, तो आप कहेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये आप ध्यान रखिएगा, अभी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है, अभी कहाँ है, अप्रत्यक्ष। अभी इसके आने वाले समय में आप देखेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुभारंभ होगा। गैर सरकारी सदस्यों के नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। वह विधान परिषद और विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई। कहने का अर्थ यही है कि जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उनके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चल रही थी और विधानसभा जो विधान परिषद थी उनकी शक्तियों में और क्या किया गया, इफाजा किया गया, मतलब और शक्तियों को वृद्धि की गई। अगला देखते हैं, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर, कहने का मतलब है जो भारतीय सदस्य थे उनको वार्षिक बजट और प्रश्न पूछने का तो अधिकार था लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो कहने का मतलब है भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, बहस कर सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उन्हें मतदान देने का अभी तक क्या नहीं था, मतदान देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो जो सुधार था, जो मार्ले थे ये आपके भारत सचिव थे, भारत सचिव के पद पर थे, और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय, ये मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। तो कहने का अर्थ है जो ये मार्ले थे ये भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, इन दोनों के द्वारा जो बनाया गया नियम था उसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये कब बनाया गया था, तो 1909 में बनाया गया था, जिसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। विधान मंडलों की आकार में वृद्धि की गई। हमने अभी आपको जहां पर बताया था कि विधान मंडलों के आकार में बढ़ोतरी लगातार होती रही और यहाँ पर 16 सदस्यों से बढ़ाकर लगभग 60 सदस्यों तक विधान मंडल की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं, सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार। जैसे पहले तो भारतीयों को सिर्फ क्या था कि बजट पर ही प्रश्न पूछने का अधिकार था, हालांकि मतदान देने का अधिकार नहीं था। अब क्या हो गया, अब सार्वजनिक विषय मतलब किसी भी विषय पर वह प्रश्न पूछ सकते थे और उनको थोड़ा सा अधिकार में क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई। जैसे आप देख सकते हैं पूरक प्रश्न, बजट पर संकल्प रखना आदि प्रश्नों के बारे में ये लोग पूछ सकते थे। अगला, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम और आरक्षण सीटों का आवंटन। आप जानते हैं यहीं से सांप्रदायिक आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अलग अलग समुदायों में बांटने का भारत को प्रयास चला और इस प्रयास में सबसे पहले जो कार्य किया गया यह पृथक निर्वाचन का कार्य किया गया, जिसके आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीटों का आवंटन किया गया। इसी कारणवश इस प्रयास के कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भारत का बंटवारा करने के लिए जो सर्वप्रथम भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। हालांकि मार्ले मिंटो यहाँ पर होना चाहिए, मार्ले आप देख लेते हैं, मार्ले मिंटो यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर लॉर्ड मिंटो लिख दिया है। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान।
अच्छा, कार्यपालिका जो परिषद थी, इसके साथ साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। और यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ऐसे कौन से भारतीय थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन से चुने गए? तो आप कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये क्यों, किस पद पर थे? तो ये विधिक सदस्य बनाए गए। क्या बताए? ये विधिक सदस्य बनाए गए। अगला, तो इसमें आप देख सकते हैं दो तीन पॉइंट आपके याद करने वाले हैं। जैसे एक, कार्यकारी परिषद के साथ एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कब आया? तो 1919 में आया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार को कहा जाता है, या मार्ले मिंटो को ही कहा जाता है। अगला आप देखते हैं, और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण सीटों का आवंटन किस भारत परिषद अधिनियम में दिया गया? तो 1909 में दिया गया। सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब भारतीयों को, भारतीय सदस्यों को मिला? तब भी आप बताएंगे 1909 में। और विधानमंडलों के आकार में वृद्धि जो की जा रही थी, तो आप लगातार देख रहे हैं दो तीन पिछले अधिनियमों से क्या है, बराबर वृद्धि की जा रही। तो 1909 में 16 से कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो आप कहेंगे 1909 का। अगला देखते हैं भैया, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या बताता है? इसमें क्या प्रमुख पॉइंट है आप देखें। पहली बात तो इसका भी दूसरा नाम है, जिसके क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसके नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? तो आप कहेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। इस द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद मतलब उच्च सदन, और विधानसभा मतलब निम्न सदन। आप जानते हैं उच्च सदन जैसे राज्यसभा जिसमें 60 सदस्य हुआ करते थे, और केंद्रीय विधानसभा जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, इसमें 144 सदस्य हुआ करते थे। अगला जो पॉइंट था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। आप बिल्कुल इसको द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था को बिल्कुल एक ना समझें, क्योंकि ये केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हो गया दो रूम, मतलब एक लोकसभा था और एक क्या था? राज्यसभा था। ये है कहने का मतलब केंद्र की व्यवस्था का मतलब। और प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब हो गया दो प्रकार से शासन किया जाता था प्रांतों में। कौन कौन से प्रकार थे? एक तो आरक्षित था। आरक्षित का मतलब जो वायसराय या इसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा जिन विषयों पर कानून बनाया जाता था, वो किसके अंतर्गत आते थे? वो आरक्षित शासन के अंतर्गत आते थे। और उसमें कुछ विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि जो प्रमुख विषय हुआ करते थे, वो रखे जाते थे। और इन सभी विषयों पर जो भी निर्णय होता था, उसके लिए वायसराय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी सरकार का नहीं होता था। हालांकि कहने का मतलब यही था कि ये लोगों को बहुत अच्छे मतलब कुछ धन से संबंधित, कुछ न्याय से संबंधित जो प्रमुख विषय थे, वो उनको प्रदान किए गए थे, और जिन पर इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी, अर्थात ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जबकि भारतीय मंडल या भारतीय सदस्यों के पास जो भी विषय थे, वो स्थायी स्वशासन था, शिक्षा था, कृषि था और स्वास्थ्य था। यदि ये इस पर कोई नियम और कानून बनाते थे, तो इनको ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था। अर्थात जो इनके लिए जो नियम बनते थे, इसके लिए इनको विधान परिषद में या जो आपकी बनी थी केंद्रीय विधान परिषद में आपको क्या करना पड़ता था? उत्तर देना पड़ता था, जवाबदेही देनी पड़ती थी। तो यहाँ से आप बिल्कुल समझ जाइए कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो थी और जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी, इन दोनों का प्रावधान कहां पर लिया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। आपने देखा होगा 1909 में अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में था, अब इसमें आप देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब से हुई? तो आप कहेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। आप जानते हैं केंद्रीय लोक सेवा जो आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो 1926 में किया गया। और किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1919 भारत शासन के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट के अलग कर दिया गया। कहने का मतलब है इससे पहले केंद्र बजट और राज्य बजट एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग प्रस्तुत किया गया। सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आप 1909 वाले में देखा था कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन और उनके लिए आरक्षण के बारे में व्यवस्था बताई गई थी। वही व्यवस्था थोड़ा आगे भी चली है और सिखों को भी क्या किया गया है, सांप्रदायिक चुनाव मतलब अलग से चुनाव कराने का प्रावधान बताया गया। अर्थात ब्रिटिश शासन का यही नियम मतलब उनका करने का मत यही था कि मतलब यहाँ पर संप्रदायों में अलग अलग टुकड़ों में भारत को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। अगला देखते हैं 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग आप जानते हैं 1927 में साइमन आयोग आया। साइमन आयोग किस लिए आया था, साइमन आयोग 1919 भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए या 1927 में मतलब इसका गठन होता है। 1927 में इसका गठन होता है और यह भारत में 1928 में आता है। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और इसने अपनी रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है ये 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कहने का अर्थ है इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाता है जिसे हम साइमन आयोग का कहते हैं। और यह गठन इसका कब हुआ, 1927 में हुआ। ये किस लिए गठन किया गया था, कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान लाए गए हैं वो सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए ये साइमन आयोग का गठन किया गया था। और इसने ये भारत कब आया है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसने रिपोर्ट अपनी 1930 में प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में कुछ जो नियम बताए गए हैं वो आप जानते हैं, इसके अगले वाले भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ लागू भी किए गए। आप इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो आप नोट कर लेंगे या इसको आप याद कर रखेंगे कि इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब से स्टार्ट की गई, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम से। प्रांतों में देश शासन की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में। और आप देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब की गई, तो 1919 में। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रावधान कब स्टार्ट किया गया, 1926 में केंद्र लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। और किस अधिनियम के पद पूछता है तो आप 1919 टिक करते हैं। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को कब अलग कर दिया गया, तब भी आप यही टिक करेंगे। सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को कब अलग रूप से कब से उनको पृथक कर दिया गया, पृथक चुनाव के लिए उनको बताया गया, तब क्या आप कहेंगे 1919 में। और 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया और ये भी कब किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। जो ब्रिटिश लोगों का यह करने का सांप्रदायिक रूप से भारत को तोड़ने का एक योजना चल रही थी, उसको भारतीयों ने थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया, हालांकि पूर्ण रूप से इसको रोक ना सके। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, मतलब कई राज्य मिलकर ये एक भारत का निर्माण करते हैं। इसी रूप में इन्होंने अखिल भारतीय संघ की क्या की, स्थापना की। कहने का अर्थ है अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। जो प्रांत में मतलब जो प्रांतीय व्यवस्था में द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे,
संघीय न्यायालय का प्रावधान और रिजर्व बैंक की स्थापना। आप जानते हैं 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और संघीय न्यायालय का प्रावधान भी कहां से लिया, कब लिया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिएगा, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इंग्लैंड में भारतीय परिषद की समाप्ति, और इंग्लैंड में जो भारत परिषद जो बनाई गई थी उसका भी समाप्ति कर दी गई। तो इसमें भी आप 2-3 पॉइंट जो है याद करने का प्रयास करेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, कहने का मतलब है जो तोड़ने का भाव उनका चल रहा था सांप्रदायिक आधार पर, वो उन्होंने उसको क्या रखा, उसका विस्तार जारी रखा। 3 प्रकार की सूचियां, कहा जाता है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से हुआ? तो 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती थी जिसमें केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाती हैं। लेकिन जिसका कानून अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, यदि एक विषय पर कानून बनाए जा रहे होते हैं तो केंद्र का ही कानून मान लिया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये किस अधिनियम से लिया गया है? तो आप कहेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ये जो भी 1935 के नियम बने थे, ये जो जितने भी नियम बने थे, इनको नेहरू जी ने देखा और इसके बारे में एक कथन कहा है, इसे कहा है कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 के अधिनियम जो बना, तो इसको नेहरू जी ने क्या कथन दिया है? अनेक ब्रेक वाली या इंजन रहित गाड़ी है। अर्थात इसमें नियम प्रावधान तो बहुत सारे हैं, ब्रेक लगाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई इंजन नहीं है, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको चला सके। अर्थात अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, इसका संज्ञा इसको प्रदान की है। तो इसमें से 1935 के अधिनियम में कुछ जो प्रमुख पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, वो याद रखने हैं आपको। जैसे पहला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अगला है केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया और प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली का समाप्ति कर दिया गया, संघीय न्यायालय का प्रावधान और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम में ही, इंग्लैंड में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, यह एक याद रखेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार जारी रहा, यह भी एक याद रखेंगे। 3 प्रकार की अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो इसमें से याद करने वाले हैं। अगला देखते हैं, क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। इससे पहले भी भारतीय संविधान के गठन करने के लिए भारतीय संविधान सभा के बारे में प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव। इसके अंतर्गत यही बताया गया था कि संविधान सभा का गठन होगा और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या कर दिया जाएगा? एक नई संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश शासन के इस प्रस्ताव से भारतीय लोगों में समर्थन नहीं हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, अर्थात इसको पारित नहीं होने दिया। अर्थात आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव आया मगर फेल हो गया। अगला देखते हैं क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। यह भी संविधान निर्माण के बारे में ही बात करने वाला था। इसमें एक सदस्यीय आयोग था, इसमें एक ही सदस्य था जो यह बताने का प्रयास कर रहा था कि क्या है कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, भारतीयों का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से लिया जाए, इसके बारे में यह चर्चा कर रहा था। इसके जो जनक थे, मतलब यह जिसके द्वारा लाया गया था, ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था और इस भेजने का सिर्फ यही काम था इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाए। महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा है। अर्थात क्रिप्स मिशन 22 मार्च जो 1942 को लाया गया था,
या भी संविधान निर्माण के बारे में बात तो अवश्य कर रहा था, लेकिन तुरंत ये बातें प्रस्तुत करने वाली नहीं थी। अर्थात ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद संविधान सभा का गठन करने की बात की जा रही थी, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्या कर दिया गया, इसका भी विरोध कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं वेबल योजना। वेबल योजना 4 जून 1945 को आई। यह किस चीज से संबंधित थी? यह भी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए आई थी। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुई तो जापान के प्रति लोग सहानुभूति ना अपनी दे दें, इस कारणवश ब्रिटिश शासन भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध, जो गतिरोध चल रहा था, संविधान सभा नहीं गठित कर हुई थी, उसमें जो गतिरोध चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए वेबल योजना आई। हालांकि यह भी पूर्ण रूप से फेल ही हो गई थी। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबर, इन्हीं के द्वारा लाई गई थी और इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया, जिसका नाम क्या था? वेबल योजना। उद्देश्य क्या था? संविधान बनाए जाने तक अंतरिम व्यवस्था बनाना या अंतरिम सरकार का गठन करना और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना, ये दो इसके कार्य थे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अर्थात यह भी योजना पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। यह शिमला सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन था। शिमला में होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और किसका नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी ये रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद। इनके नेतृत्व में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन इसलिए था कि मुस्लिम लीग की यह शर्त थी कि कार्यकारी परिषद को नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन कौन करेगी? वह स्वयं करेगी। कहने का मतलब है, मुस्लिम लीग का यह कहना था कि जो कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्य हैं, उनका चयन वह स्वयं करना चाहती है। और कांग्रेस चाहती थी कि यह संपूर्ण मतलब एक पूरे भारत को एक साथ लाने का प्रयास कर रही थी। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मुस्लिम लीग अपने सदस्यों का अलग से चयन करे। अर्थात ये भी दोनों के बीच आपसी मतभेद के कारण यह भी सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये जो भी सम्मेलन आए आपसी मतभेदों की वजह से क्या रहे? ये असफल हो रहे। इसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कैबिनेट मिशन के ही बाद का जो आएगा, जो अगला वीडियो आपका अपलोड होगा, वो कैबिनेट मिशन से ही और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकार के बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।